100 रुपए रिश्वत का झूठा आरोप किसी पर लगे, उसकी नौकरी चली जाए, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाए, पूरा परिवार सड़क पर आ जाए और भूखे मरने लगे, बच्चों की पढ़ाई छूट जाए, इस मानसिक प्रताड़ना को झेलते झेलते उसकी पत्नी बीमार पड़ जाए और दुनिया से चल बसे, 2 वक्त की रोटी को मुहताज हो जाए और तब 39 साल बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद हमारे देश के माय लॉर्ड्स ये कहे कि तुम निर्दोष हो और तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। इस न्याय का क्या मतलब होता है? देश के न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष स्थान पर बैठे बड़े बड़े न्यायाधीशों से मैं विनम्र भाव से पूछना चाहता हूं कि आखिर न्याय की परिभाषा क्या है? गुणवत्ता की दम भरने वाली हमारी न्यायपालिका कभी अपने अंदर भी झांक कर देखा है? आखिर उस पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार का बदहाली का जिम्मेदार कौन है? यह घटना कोई अपवाद नहीं है। ऐसे सैकड़ों केसेस आज भी अदालत में लंबित है और भारत की गरीब जनता न्याय के लिए दशकों से तरस रही है। अभी कुछ महीने पहले ही बिहार के मुंगेर के रहने वाला एक आदिवासी जो रेलवे में 4th ग्रेड में नौकरी करता था, उसने रिश्वत भी नहीं लिया था, बल्कि अपने सहकर्मी जो रिश्वत ले रहा था उसके खिलाफ शिकायत करवाया था। और जब इस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसी को उल्टा उस केस में फंसा दिया। उस आदिवासी व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो गया, उसकी नौकरी चली गई, उसकी भी पत्नी का देहांत हो गया, उसके विकलांग बच्चे सड़क पर आ गए, भीख मांगने लगे, 2 जून की रोटी के लिए तरसने लगे। जब वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया, कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते थक गया और उसे इंसाफ नहीं मिला, तब उसने अपने सिर पर कफन बांधा और अपने परंपरागत हथियार को अपने साथ लिए और इस अन्याय का बदला लेने के लिए वो लखनऊ सीबीआई दफ्तर पहुंच गया, एसआई वीरेंद्र को ढूंढते ढूंढते। क्योंकि एसआई वीरेंद्र ने ही उसके जीवन को बर्बाद किया था और उसे उल्टा फंसाया था। सीबीआई दफ्तर पहुंचते सामने नजर आया एसआई वीरेंद्र और उस आदिवासी ने उस एसआई वीरेंद्र के सीने में तीर घोंप दिया। हालांकि वीरेंद्र की जिंदगी बच गई और ये आदिवासी फिर से जेल में ठूस दिया गया। आखिर उसका सुनने वाला कौन है? आखिर वो आदिवासी अपने सिर पर कफन बांधने के लिए क्यों मजबूर हुआ? उसकी बातों को कौन सुनता है? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के शीर्ष पदों पर बैठे हुए हमारे महानुभावों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था यही है? क्या हम इसी से एक विकसित देश का कल्पना करने जा रहे हैं? यदि हमारे देश में गरीबों के लिए यही स्थिति है, हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था का यही हाल है, तो ऐसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बन जाने का कोई महत्व नहीं है। जब हमारे देश की गरीब जनता जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसे भी सहजता से न्याय मिलना चाहिए, उसकी रोजी रोटी की भी सुरक्षा होनी चाहिए। केवल तभी एक विकसित राष्ट्र बनने की सार्थकता है, नहीं तो ऐसे विकसित राष्ट्र बनने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि मेरे इस विचार से बहुत लोग सहमत नहीं हो, लेकिन मुझे सच कहने में कोई परहेज नहीं है, कोई भय नहीं है। जो सच है वो सामने आना चाहिए और सच को हमें स्वीकार करने की क्षमता भी होनी चाहिए। क्या है ये पूरा मामला, आज के इस अंक में समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 83 वर्षीय जागेश्वर प्रसाद अवधिया के जीवन की लंबी, दर्दनाक और अन्यायपूर्ण दास्तां है, जिसके लिए कानून की लंबी प्रक्रिया ही
उसकी सजा बन गई। साल 1986 की बात है। जागेश्वर प्रसाद अवधिया मध्य प्रदेश के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के रायपुर कार्यालय में बिलिंग विभाग में बिलिंग सहायक के पद पर कार्यरत था। उसी विभाग का उनका एक सहकर्मी अशोक कुमार उनसे गलत और पुराने बिल पास करवाने के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन जागेश्वर प्रसाद इस दबाव में नहीं आ रहा था और बार बार उसे ठुकरा रहा था, बार बार उसे रिजेक्ट कर रहा था। हालांकि वो अशोक कुमार इसे एक बार 20 रुपया का रिश्वत देने की भी मानी थी, लेकिन जागेश्वर प्रसाद ने वो रिश्वत लेने से मना कर दिया। इसके बाद जागेश्वर प्रसाद के साथ साजिश रची गई और एक दिन वही अशोक कुमार इसके जेब में 100 रुपया 50-50 के 2 नोट के रूप में आकर जबरदस्ती रख दिया और जैसे ही वो पैसा उसके जेब में रखा, सामने बैठा विजिलेंस डिपार्टमेंट का आदमी इसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई थी और यह पूरी तरीके से सोची समझी साजिश थी। इस घटना के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया, उसकी नौकरी चली गई और उसे एक घूसखोर की उपाधि दे दी गई। नौकरी से सस्पेंड होने और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया, बर्बाद होने लगा। समाज में उसकी प्रतिष्ठा चली गई। उनके बच्चों को स्कूल में घूसखोर का बेटा कहकर चिढ़ाया जाने लगा। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति नीचे गिरते गई, क्योंकि अब कोई आय का स्रोत नहीं बचा था। इससे उसकी पत्नी मानसिक तनाव में आ गई और उनका मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि वो बीमार रहने लगी और बीमारी के चलते अंततः उनका देहांत हो गया। स्कूल में फीस नहीं जमा करने के कारण उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। जो दुकानदार उनको राशन देने के लिए तत्पर रहते थे, वो दुकानदार भी मुंह मोड़ लिया, उन्हें अब उधारी देने से मना कर दिया। अब उनका पूरा जीवन सरकारी राशन पर टिका हुआ था। आज भी उनके बच्चे लगभग 50 साल के हो गए हैं, लेकिन वो कई तरह के बीमारियों से ग्रस्त हैं, कुपोषण के शिकार हैं और अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई। उनकी आर्थिक हालत इतनी खस्ती हो गई कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रहा था। 18 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और उन्हें 1 साल की सजा और उन पर 1000 रुपया जुर्माना लगाया। चूंकि जागेश्वर प्रसाद को आर्थिक तंगी थी, इसलिए अपने केस की पैरवी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। ना ही उन्हें अच्छा वकील मिल रहा था और ना ही वो केस को सही तरीके से आगे बढ़ा पा रहे थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो गलत नहीं है और उन्हें सच्चाई पर पूरा भरोसा था, अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उन्होंने इस आदेश को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चैलेंज किया और वहां अपील दायर किया। इस अपील को सुनने में भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 21 साल लगा दिए और अभी हाल में 2025 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त किया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने इस केस में फैसला सुनाते हुए यह कहा कि वो पूरी तरीके से निर्दोष है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूशन अपने केस को पूरी तरीके से साबित करने में असफल रहा। प्रोसिक्यूशन यह साबित नहीं कर पाया कि रिश्वत मांगी या ली गई थी और इसके लिए कोई ठोस गवाह और दस्तावेज भी नहीं मिले। आखिर ट्रायल कोर्ट को 18 साल और हाई कोर्ट को 21 साल इस केस को सुनने में क्यों लगा? और इस बीच उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। इसके बाद वो जजमेंट भी आया जिसमें उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। उस न्याय का क्या फायदा? क्या वो वास्तविक में न्याय है? क्या जागेश्वर प्रसाद को वास्तविक में न्याय मिला? जागेश्वर प्रसाद का पूरा जीवन तो बर्बाद हो गया, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष है कि उनके सिर पर जो कलंक लगा था वो कलंक मिट गया।
उनके बच्चों को यह संतोष है कि उन्हें जो घूसखोर का बेटा कहकर प्रताड़ित किया जाता था उससे वो मुक्त हो गया। उनके और उनके परिवार के ऊपर से हर कलंक मिट गया जो एक साजिश के तहत लगाया गया था। अब प्रश्न यह उठता है कि न्यायिक प्रक्रिया में जो इतनी देरी हुई है और इस देरी के कारण जो उसको क्षति पहुंचा है उसका भरपाई कौन करेगा? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उसकी खोई हुई जिंदगी को कोई वापस ला सकता है? क्या उनकी मरी हुई पत्नी को कोई जिंदा कर सकता है? क्या उनके बच्चे जिसको स्कूल फीस जमा नहीं करने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था, क्या वो दोबारा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? क्या उनके बच्चों का बचपन दोबारा से लाया जा सकता है? क्या उस परिवार को पुनः उसी स्थिति में लाया जा सकता है जो आज से 39 वर्ष पहले हुआ करता था? यह बहुत सोचने वाली बात है और मैं देश के शीर्ष पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े गणमान्य नेता लोग, हमारे देश को नेतृत्व देने वाले सभी महानुभावों से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर हमारी न्याय व्यवस्था में कब तक सुधार हो पाएगा? आखिर गरीबों को न्याय कब तक मिल पाएगा? क्या गरीब हमारे न्याय के लिए इसी तरह से अपना जीवन बर्बाद करते रहेंगे? उनका जीवन तबाह होता रहेगा और न्याय उनको उस समय मिलेगा जब उनका पूरा जीवन तबाह हो चुका होगा। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि हमारी न्यायपालिका में न्याय देरी से मिलता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।